नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर खबर है, जहां नड्डा और अमित शाह से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होने वाली है। फिलहाल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त दोनों की नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात के साथ साथ आपको बता दें, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी सामने होगी। हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए शिवांग माथुर यूपी सदन से इस वक्त दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल मुलाकात के बारे में क्या खबर? देखिए सुरभि, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो चाणक्यपुरी यूपी भवन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। जनवरी में जो कुंभ होगा प्रयागराज के अंदर, उसका इन्विटेशन देने के लिए, उसका जो सिंबल डिसाइड किया गया है वो सौंपने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ ही देर में करीब 5 बजे के आसपास का समय तय हुआ है जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह का आज प्रवास था झारखंड के अंदर और चुनाव प्रचार को लेकर वो वहां पे हैं। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे देर शाम में तो उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी। तो कुल मिला के आज तीनों जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनकी मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ मुख्य तौर पर जो है वो दिल्ली इसी काम से आए हैं कि प्रयागराज में होने वाले जनवरी के अंदर जो कुंभ है उसका इन्विटेशन वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ जेपी नड्डा को देंगे और साथ साथ जो यूपी सरकार ने जो चिन्ह बनाया है, जो सिंबल बनाया है, उसको सौंपने का काम, उसको भेंट करने का काम वो प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह को करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन सीटों को लेके भी कुछ चर्चा हो सकती है। चुनाव की किस तरह की तैयारी है उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मुख्यतः जो बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है वो ये कि महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस को जिस तरीके की चिट्ठी मिली, जिस तरह का व्हाट्सएप पे मैसेज मिला योगी आदित्यनाथ को एलिमिनेट करने का, वहां पे गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की मुंबई के अंदर। तो हो सकता है कि गृह मंत्री से जब वो मुलाकात करें तो इस बारे में भी कुछ चर्चा हो। हालांकि इस वक्त ये कंफर्म नहीं है कि इस बारे में चर्चा होगी या नहीं, लेकिन जो मेन बात लखनऊ से पता चल रही है वो यही कि योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वो खास तौर पे इन्विटेशन देने के लिए है। जब मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से वो कहेंगे, और यूपी उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात। नजर बनाए रखे शिवांग, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ की टीम जानकारी मिल रही है कि उसे टारगेट किया गया है और इस बीच संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाके में 11 लोग घायल हुए हैं। संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की, जहां संडे मार्केट लगता है। ब्लास्ट की जांच में पुलिस जुटी हुई है। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर से महराज अहमद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। महराज, फिलहाल बताइए क्या क्लूज मिल पा रहे हैं संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाके से जुड़े हुए? जानकारी है कि 11 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल सुरभि, बता दें हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से कुछ दूरी पर ही ये ग्रेनेड हमला जो है हुआ है। ये बिल्कुल जो गाड़ी पीछे है सीआरपीएफ बंकर, इसको जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी और जो पास में चिनार स्थित है इस पर ही जो है ग्रेनेड इसके करीब ही फटा है। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इस ग्रेनेड जो है कि एफएसएल टीम के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये ग्रेनेड जो है हवा में ही फटा है, जिसकी वजह से 11 लोग घायल हुए। उनका कहना है कि अगर ज़मीन से लग के फट जाता तो ज़्यादा हानि पहुँचती और कुछ ज़्यादा जानी नुकसान भी हो सकता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी पूरे इस शिविर को या इस घटनास्थल को जो है पुलिस ने अपने तहवील में ले रखा है। यहाँ से हालांकि सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि ये ग्रेनेड हमला है, क्योंकि पहले मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा गया था, लेकिन जो यहाँ पे एफएसएल की टीम ने यहाँ से जो सैंपल्स कलेक्ट किए उसके बाद से बताया जा रहा है कि ग्रेनेड हमला है। और निसंदेह एक सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है इसी का यूज़ करते हुए जो है बाइक बॉर्न मिलिटेंट्स थे जिन्होंने ये कहा जा सकता है कि हमला किया है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि आसपास के इलाकों में 2 व्हीलर्स का जो है उनको चेक किया जा रहा है। तलाशी अभियान जो है और इसी वजह से महराज अहमद शायद जाम भी लगा हुआ है, जिनको आप इस वक्त दिखा भी रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है कि कोई जानकारी इस बारे में सेना को, आर्मी को मिल पाए।
हालांकि श्रीनगर के लाल चौक इलाके में जिस तरीके से ग्रेनेड ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, हड़कंप मच गया। आतंकी हमले में 11 लोगों के घायल होने की खबर आई। पुलिस ब्लास्ट मामले की तफ्तीश में कैसे जुटी है, पूरे इलाके में तलाशी अभियान कैसे चलाया जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हुए धमाके की हैं। संडे मार्केट में संदिग्ध ग्रेनेड ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। पुलिस की टीमें इस आतंकी हमले की तफ्तीश में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादियों ने टीआरसी के पास संडे बाजार में ग्रेनेड फेंका। इस हमले में घायल हुए 6 लोगों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये एक ग्रेनेड हमला था और यहाँ से क्योंकि सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए थे। बता दें आपको कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे एक सीआरपीएफ का बंकर रहता है और इसी सीआरपीएफ बंकर को जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि निशाना बनाते हुए ये ग्रेनेड थ्रो किया गया था, जो कि यहाँ से करीब इस चिनार के पेड़ के पास जो है फट गया। और बता दें आपको कि वहाँ पे क्योंकि आज संडे मार्केट था तो भीड़ काफ़ी थी। उसके बाद से जो इस ग्रेनेड हमले में करीब अभी तक जो है 11 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये सीआरपीएफ व्हीकल रहता है जहां पे कहा जा सकता है कि ये मेन टारगेट बताया जा रहा है। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट पर स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी चिंता जाहिर की और इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है। मशहूर संडे मार्केट है, जो ये पकड़ दकड़ हो गई है कुछ ग्रेनेड के बारे में। अभी मैंने भी सुना कि वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं ना उस तरफ से जाने के लिए, तो मैं वहाँ से मुड़ा तो बोल रहे हैं कि यहाँ ग्रेनेड पड़ा है। तो कोई नुकसान सुनने की सुना कि कुछ लोग जख्मी हो गए। जी जी। कितना बिजी मार्केट रहता है संडे को? ये बदकिस्मती है हमारी। संडे मार्केट काफी क्राउडेड रहता है। बहुत, इसमें ओवर बहुत रश होता है, बहुत रश। इससे पहले कभी हुआ है संडे मार्केट? मैंने कभी नहीं सुना। तो अभी नॉर्मलाइज ट्रैफिक हो रहा है। हाँ, संडे मार्केट मशहूर जमाना मार्केट है, बिजी रहता है। जो ग्रेनेड इतनी मुद्दत के बाद हुआ है यहाँ होता ही नहीं था कुछ। ये पता नहीं चंद दिनों से क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है क्या बात है क्या नहीं है। ये चाहते हैं यहाँ पर। अभी तक संडे मार्केट में कभी ग्रेनेड हुआ? कभी नहीं हुआ आज तक। संडे मार्केट में इतने लोग होते कभी आज तक, जब मिल्टन से भी थी कभी नहीं हुआ है वहाँ। आज पता नहीं प्रॉब्लम है ये क्या किया। जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में आज दिल्ली में संविधान संरक्षण सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय संविधान संरक्षण सम्मेलन किया गया, जिसमें वक्फ बिल में बदलाव की कोशिश से लेकर राज्यों में होने वाले बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया गया। जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में हुए इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए और वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया गया। कितने मुसलमान हैं कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अपने बाद सवाब को जारी रखने के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा वक्फ करते हैं। ये सब हुकूमत के हाथ में चला जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है और हर कीमत पर इसके खिलाफ हमें जद्दोजहद करना है। बैठक में अपनी राय रखने वाले उलेमाओं ने कहा कि कुछ राज्यों के सीएम भी नफरत से भरे बयान दे रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि जमीयत को भी वक्फ बिल के लिए बनी समिति में शामिल करना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें। वक्फ जमीन को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अरशद मदनी ने कहा कि सरकार की नीयत इस मामले में ठीक नहीं और इसीलिए वक्फ की जमीन पर नजर है। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात नहीं माना जाएगा, कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ हमारे आबा और अजदाद के किए हुए हैं।
जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि सरकार लोगों के धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, जबकि जमीयत ने हमेशा धार्मिक सौहार्द को ही चुना है। कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार और मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती हैं, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों की वजह से इस बार बैसाखी के सहारे चल रही है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि अगर वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो नायडू और नीतीश भी जिम्मेदार होंगे। मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे, हम अपने जीने का हक को लेंगे। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी। मथुरा में संतों की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के लिए रणनीति बनाई गई है। धर्म संसद में 3 अहम मुद्दे होंगे। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें वृंदावन के सुदामा कुटी की हैं। साधु संतों की इस बड़ी बैठक में धर्म संसद के लिए रणनीति बनाई गई। दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के लिए एजेंडा भी तैयार किया गया। धर्म संसद के 3 अहम मुद्दे होंगे। पहला, सनातन बोर्ड के गठन की मांग जोर शोर से उठाई जाएगी, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का मुद्दा भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों के प्रसाद में मिलावट को रोकना भी धर्म संसद के एजेंडे में शामिल है। इस बैठक के जरिए वृंदावन के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं और सनातनियों को एकजुट करने का संदेश दिया। 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में, एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं सभी सनातनियों से कहूंगा, ऐसी गलत बातों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पहुंचना है। संतों की इस बैठक का आयोजन देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में ही हुआ। इस बैठक में कई बड़े साधु संत शामिल हुए। बैठक में सनातन धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी की गई। बैठक में मौजूद सभी साधु संतों ने इस बैठक में अपने विचार रखे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने 25 चुनावी वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने और झारखंड का भविष्य सुधारने का है। तस्वीरें रांची की है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में रोटी, बेटी और माटी पर फोकस किया गया। तो बीजेपी ने झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी दी गई। हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। झारखंड में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। तो ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट को 2 साल के लिए 2000 भत्ता देने का वादा भी किया गया। राज्य के हर नागरिक को घर बनाने के लिए फ्री बालू मिलेगी। तो यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। आदिवासी और एससी के खिलाफ वन विभाग से दर्ज मामलों की समीक्षा होगी। 5 लाख युवाओं को सालाना
सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है। तो सरकार बनने पर बीजेपी भगवती सर्किट और आदिवासी सर्किट भी बनाएगी। 5 साल में रोजगार के 5 लाख अवसर मिलेंगे। करीब 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। बीएड और नर्सिंग की निःशुल्क शिक्षा होगी। गर्भवती महिला को 21,000 की मदद देने का भी वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख मेडिकल बीमा और 59 लाख नए घरों में नल जल कनेक्शन का वादा भी बीजेपी ने किया है। रांची में अमित शाह ने कहा कि अब झारखंड की भ्रष्ट सरकार को विदा करने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार बनने पर झारखंड में तेज गति से विकास होगा। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। रांची में अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के मुकाबले में मोदी सरकार में भरपूर फंड झारखंड को दिए गए। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का था। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर यह जवाब दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि झारखंड का कोयला रॉयल्टी और केंद्र योजना लाभ के लाखों करोड़ रुपए बकाया है। जयराम रमेश ने पोस्ट करते लिखा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को वोट देने पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। झारखंड में बीजेपी नेतृत्व राज्य के लिए कोई फंड सुनिश्चित करने में असमर्थ क्यों है? जयराम रमेश के मुताबिक झारखंड की जनता से एक भी वोट मांगने से पहले बीजेपी को राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी करने में हुई देरी का हिसाब देना होगा। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। झारखंड में बीजेपी के 25 वादों में से यूसीसी का मुद्दा बेहद अहम है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि बीजेपी झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करेगी, मगर यूसीसी से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। रांची में अमित शाह ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ रोकने में नाकाम रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के खूब लोगों को ठगा है और बीजेपी के आरोपों का जेएमएम ने जवाब भी दिया कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएगी, तो जनता को उस पर भरोसा है। उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के घाटशिला में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई बताओ? वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने भी प्रचार अभियान चलाया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। तस्वीरें वायनाड उपचुनाव में जारी प्रचार की हैं। आज प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी ने चुनावी सभाएं की। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान गुस्से या नफरत से नहीं लिखा गया था, इसे उन लोगों ने लिखा था जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने कष्ट झेले, जिन्होंने सालों साल जेल में बिताए, और उन्होंने संविधान को विनम्रता, प्रेम, स्नेह के साथ लिखा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी बेहतरीन सांसद साबित होंगी। like your mother, like your daughter. So I'm confident that you now have the best possible MP that you could get. Modi ji's government works only for his big businessmen friends. His objective is not to give you a better life. It is not to find new jobs for your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs. It is simply to stay in power by any means possible. अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बीजेपी के पोस्टर आपस में बटोगे तो कटेगे पर बड़ा बयान दिया। तो वीएचपी के आलोक कुमार ने भी कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता और मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं लगती। आज श्रीनगर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। पूर्व मंत्री सुनील शर्मा विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस पर डिटेल रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें श्रीनगर में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी के सभी 28 विधायक भी शामिल हुए। आज पूर्व मंत्री और महासचिव सुनील शर्मा को विधायक दल का नेता बनाया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। बीजेपी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी ने सर्वसम्मति से सुनील शर्मा को विधायक दल का नेता चुना है। सभी लोग मिलके सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के नाते चुना है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरेगी। सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में सुनील शर्मा जी को चुना गया है और पार्टी की इस बैठक में ये भी प्रस्ताव पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाएगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उन्हें मिल रही धमकियों पर नया खुलासा किया। पप्पू यादव ने कहा कि उनके घर की फिर से रेकी की गई। उन्हें धमकी देकर कहा जा रहा है कि सुधर जाओ वरना मार देंगे। देखिए पूरी खबर। इस वीडियो को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गांव खुर्दा में उनके घर की रेकी की गई। कल रात के 11:30 बजे मेरे गांव खुर्दा में जो वीडियो जारी किया गया है 12 बजे तक वो रुकता है, घर की रेकी करता है, फिर वहां से चला जाता है, क्योंकि परसों रात में खुर्दा में। वहीं सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले एक शख्स महेश पांडे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। और यूपी में पोस्टर वॉर का नया अध्याय शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे का पोस्टर नजर आया। इसमें यह भी लिखा था कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी उपचुनाव की जंग पोस्टर में तब्दील होती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद करने के बाद विपक्ष ने भी अपना नारा गढ़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने जोड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया और इस पर जमकर सियासत हो रही है। अब इसी तरह का पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के ठीक सामने नजर आया, जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से लगवाया गया है, जो महाराजगंज जिले के फरेंदा सीट से टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पोस्टर लगाया है वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। वो हरियाणा में जाते हैं बांटने तो बोलते हैं जो बांटेगा वो कटेगा। बताओ, आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं कर सकते कि मैंने ये डेवलपमेंट किया है। आप हरियाणा में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप बांटने और काटने की बात करते हो। यूपी में शुरू हुई पोस्टरबाजी पर अखिलेश यादव इससे पहले बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी का ये नारा नकारात्मक, जो निराशा और नाकामी का प्रतीक है। अखिलेश ने कहा था कि लोगों को डर दिखाकर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले यूपी उपचुनाव में जारी पोस्टर वॉर में बीएसपी की भी एंट्री हुई। मायावती ने भी यूपी उपचुनाव के लिए नारा दिया, जिस पर सियासी घमासान जारी है। यूपी उपचुनाव के नारों के जरिए सभी दल खास संदेश देने में जुटे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी उपचुनाव में नया नारा दिया है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारे का जवाब देते हुए कहा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बीजेपी ने कहा है कि बीएसपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। फिलहाल यूपी चुनाव में सभी पार्टियां पोस्टरबाजी और नारेबाजी करने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे पर मुहर लगाती है।
और इधर दिल्ली के बेर सराय में हैरान कर देने वाली घटना हुई है। ट्रैफिक पुलिस वालों को कार ड्राइवर ने घसीटा और फिर फरार हो गए। ये तस्वीरें दिल्ली के बेर सराय रेड लाइट इलाके की हैं। कार ड्राइवर की हिमाकत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में कार ड्राइवर सड़क पर मौजूद 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बोनट पर घसीट रहा है। इस बीच कार ड्राइवर ने गाड़ी पीछे लेकर पुलिस वालों को गिरा दिया और भाग निकला। पुलिस अब आरोपी कार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार के बोनट पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लटके हुए हैं। इस बीच कार वाला तेज ड्राइविंग करते हुए उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। घटना शनिवार की शाम को 7:30 बजे के आसपास की है। ट्रैफिक पुलिस वालों ने इस कार को रोकने का इशारा किया तो पहले कार रुकी, लेकिन बाद में कार ड्राइवर उन्हें टक्कर मारकर स्पीड से भागने लगा। दोनों पुलिसकर्मी बचाव के लिए कार के बोनट पर लटक गए और कार सवार उन्हें 20 मीटर तक घसीटता चला गया। पुलिस ने दोनों घायल पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। कार वसंत कुंज के रहने वाले जय भगवान के नाम रजिस्टर्ड है। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली के आसमान में एक बार फिर से जहरीला धुआं छाने लगा है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। आनंद विहार और नेहरू नगर में आज AQI 400 के पार हो गया। सुबह 5 बजे राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गया है। कई जगह AQI का लेवल 400 को भी क्रॉस कर गया और औसत AQI 364 दर्ज किया गया है, जो दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली होनी शुरू हो गई है। कुछ दिनों की राहत थी, लेकिन फिर से AQI जो है वो बढ़ रहा है। अगर मैं आज के AQI की बात करती हूँ तो आज 361 हो चुका है और मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर हूँ और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इंडिया गेट की, क्योंकि स्मॉग की जो चादर है उसने इंडिया गेट को किस तरह से घेरा हुआ है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। क्योंकि धुंध बढ़ रही है, इस वजह से जहरीली हवा जो है वो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल का जो AQI था वो 298 था। डॉक्टर्स लगातार फिर से बोल रहे हैं कि जो हवा होती है उसमें धुंध आपको ज़्यादा नजर आएगी। और अब बात करेंगे छठ पूजा की। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत शुरू हो गई है। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद छठ पूजा की तैयारी हो रही है और इस तैयारी के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में DDA के जरिए छठ घाट पर रोक लगाना चाहती है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। इधर दिल्ली के शेख सराय फेज 1 में भी बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने समय रहते छठ की तैयारी नहीं की और दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। नहीं करेगी और उनको दूर करने के लिए कदम नहीं उठाएगी, तब तक दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इसी प्रकार से बनी रहेगी। और इसकी सारी जिम्मेदारी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो ये समस्या उनकी है, उनको इस समस्या को सुलझाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि समस्याओं से दूर वो आरोप और प्रत्यारोप और अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि DDA से परमिशन मिलने के बाद भी लोगों को छठ पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बीजेपी यज्ञ के जरिए आम आदमी पार्टी को घेर रही है और यमुना नदी की गंदगी के दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। छठ पूजा से पहले बीजेपी ने दिल्ली के ITO पर बने छठ घाट पर यज्ञ और यमुना संसद का कार्यक्रम किया और दावा किया गया कि अब यमुना को साफ करने का बीड़ा बीजेपी उठाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना में भी अहमदाबाद की तरह रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। माँ यमुना हमारी प्राथमिकता है और हर बच्चे के लिए माँ यमुना प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हमने डुबकी लगाई थी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। उन्हें जिस तरह से पिछले 10 सालों में यमुना के नाम पर लूट मचाई है उसको जनता को बताने के लिए। यमुना किनारे यमुना संसद लगाई जा रही है। भिक्षाटन महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें राजू दिखाइए इस तरीके से यहाँ पर ये जो यज्ञ है महायज्ञ वो किया जा रहा है। अब जो है जो समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर
लोगों के बीच में जाएंगे, भिक्षाटन करेंगे और उसके बाद भिक्षाटन के बाद यमुना को साफ करने का काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से खबर, जहां छठ पूजा से पहले बाजारों में रौनक दिख रही है। यहां मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बने मिट्टी के चूल्हे बेहद खास हैं। तस्वीरें पटना की है। पटना में छठ पूजा से पहले मुस्लिम कारीगर मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं। सड़कों की पटरियों पर रखकर इन चूल्हों को बेच रहे हैं। कारीगर सीमा खातून ने बताया कि चूल्हा बनाने में बहुत मेहनत होती है। ये उनकी खानदानी परंपरा है। बहुत मेहनत लगती है। इनमें मेहनत लगते लगते आदमी के दवाई भी खाना पड़ता है, दवाई खा के भी करना पड़ता है। काहे कि छठ माई का चीज़ है, हर साल बनाते आ रहे, कोई साल नहीं छोड़े, तो इस साल कैसे छोड़ दे। छठ माई का चीज़ प्रसाद जो है ना, जो इसी में बनना चाहिए था, जो बनता है वो भी बनाते आ रहे हैं। वहीं पटना में छठ महापर्व पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट चार्ट जारी किया गया है। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से दिन में ट्रैफिक सामान्य होने तक ट्रैफिक रूट में बदलाव रहेगा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, शव वाहन, छठ व्रतियों की गाड़ी और इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर सभी के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को साफ सफाई के और सुरक्षा के निर्देश दिए। नागपुर पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने एयरलाइन सहित मंत्रियों और अधिकारियों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। देश भर में एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल करके दहशत फैलाने वाले शख्स को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जगदीश उइके है, जिसे नागपुर के मनीष नगर से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि एयरलाइंस को फोन कॉल करने वाला जगदीश उइके को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसने 28 अक्टूबर को पीएमओ में भेजा था धमकी भरा ईमेल। उससे पहले 25 से 30 अक्टूबर के बीच भेजे गए मेलों में इसने 30 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसमें हवाई जहाज और रेलवे स्टेशन शामिल थे। मेल में 31 विमानों को अपहरण करने की धमकी दी गई थी। इसने मेल के जरिए केंद्रीय मंत्री और कई अधिकारियों को भी धमकी दी थी। ऐसी जानकारी भी है कि उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ईमेल्स उसने किए हैं। इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया, उस पर गुना दाखिल किया है और अभी आगे की तपास चालू है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश के रायसेन में बाघ की वजह से दहशत फैली हुई है। डर के कारण मजदूर खेतों में खड़ी धान तक नहीं काट पा रहे हैं। कल ये बाघ गोहिया नाले के पास बैठा दिखाई दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन इलाके की हैं। 5 दिनों से दिमाड़ा समेत आसपास के गांवों में बाघ की वजह से खौफ फैला हुआ है। डर की वजह से किसानों और मजदूरों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया है। किसानों और मजदूर खेतों में खड़ी धान की फसल तक नहीं काट पा रहे हैं। रायसेन जिले के बाड़ी में नागिन मोड़ पर शनिवार रात 9 बजे एक बाघ दिखाई दिया, जिसका ये वीडियो रोड से गुजर रहे एक शख्स ने बनाया है। इस दौरान बाघ रोड की दीवार पर चलता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। सिंघोरी अभयारण्य से भटककर ये बाघ पिछले 5 दिनों से रायसेन जिले के बरेली, बाड़ी सहित अन्य क्षेत्र में देखा जा रहा है। दिमाड़ा गांव में बाघ ने कई जानवरों का भी शिकार किया है। इस बाघ ने गोहिया नाला के घने जंगल में अपना डेरा बनाया और एक गुफा जैसी जगह पर आराम करता हुआ देखा गया। तो पिछले 5 दिनों में जंगल से भटके टाइगर की वजह से दिमाड़ा के लोग दहशत में हैं। किसानों ने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया है और मजदूर धान की फसल काटने से डर रहे हैं। ग्रामीण पिछले 5 दिनों से बाघ की मौजूदगी की शिकायत वन विभाग से कर रहे हैं।